अन्नपूर्णा ढाबा। ये सिर्फ ईंट और चूल्हे का एक ढांचा नहीं था, बल्कि विक्रम प्रताप सिंह के खून पसीने की वो कमाई थी जिसने उसे और उसके परिवार को एक छत दी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस ढाबे की खुशबू पर डर की कालिख पुत गई थी। शहर के इस कोने में सूरज तो रोज निकलता था, लेकिन उजाला किसी के जीवन में नहीं आता था। यहां कानून की वर्दी में एक ऐसा साया घूमता था जिसने न्याय को अपनी जूतों के नीचे कुचल दिया था। नाम था इंस्पेक्टर भवानी। उस दोपहर भी मंजर कुछ अलग नहीं था। ढाबे के एक कोने में कुछ कॉलेज के लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बाहर धूल उड़ाती हुई पुलिस की जीप रुकी। जीप के रुकने की आवाज मात्र से ही ढाबे की रौनक जैसे किसी ने सोख ली हो। लोग जो निवाला मुंह में डालने वाले थे, उनके हाथ हवा में जम गए। विक्रम प्रताप सिंह, जिसकी उम्र ने उसके चेहरे पर झुर्रियां तो दी थीं, लेकिन उन झुर्रियों में तजुर्बे से ज्यादा बेबसी नजर आती थी। वह झपट कर काउंटर से बाहर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हवलदारों ने अंदर आते ही मेजों पर डंडे पटके। ऐ छोकरों, उठो यहां से, मैडम आ रही हैं। उन मासूम लड़कों की क्या मजाल कि वे विरोध करते। अपना आधा खाना छोड़कर वे ऐसे भागे जैसे पीछे मौत खद्दी हो। भवानी अंदर दाखिल हुई, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में हंटर और चेहरे पर वो क्रूर मुस्कान जो किसी शिकारी के चेहरे पर शिकार को देखकर आती है। उसने मेज पर पैर फैलाए और चिल्लाई, ओए विक्रम, आज फिर वही सढ़ा हुआ कोफ्ता खिलाएगा क्या? जल्दी से बढ़िया खाना लगा और सुन, लस्सी में बर्फ कम हुई तो तेरा ढाबा आज ही सील कर दूंगी। विक्रम कांपते हाथों से रसोई की तरफ भागा। उसे पता था कि आज भी गालियां मिलेंगी, आज भी बेइज्जती होगी और आज भी गल्ले में 1 रुपया नहीं आएगा। यही उसकी नियति बन चुकी थी। लेकिन उस दिन किस्मत ने एक अलग ही पत्ता फेंका था। जब विक्रम रसोई में अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी बाहर एक सुरीली लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी, नमस्ते अंकल जी। विक्रम ने पीछे मुड़ कर देखा। एक साधारण सी लड़की, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो अक्सर टूट चुके लोगों में नहीं मिलता। उसने कहा कि उसे काम की तलाश है। विक्रम ने उसे गौर से देखा। वह किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड्डच की लग रही थी। उसने चेतावनी भी दी, बेटा, यहाँ की गर्मी, ये धुआं और सबसे बढ़कर यहाँ का माहौल तुम नहीं झेल पाओगी। लेकिन उस लड्डेचकी ने, जिसका नाम काव्या था, सिर्फ एक ही बात कही, अंकल, मेहनत से डर उन्हें लगता है जिनके इरादे कमजोर होते हैं। आप बस एक मौका दीजिए। विक्रम को नहीं पता था कि उसने जिस लड्डेचकी को एक वेट्रेस समझकर काम पर रखा था, वो असल में उस इलाके की किस्मत बदलने वाली चाबी थी। अगले दिन से काव्या ने ढाबे की कमान संभाल ली। उसकी फुर्ती बिजली जैसी थी। जहां पहले ढाबे में डर का सन्नाटा रहता था, वहां अब काव्या की मीठी आवाज और उसकी सेवा भाव ने ग्राहकों का दिल जीतना शुरू कर दिया। मजदूरों को उसके हाथों से खाना खाकर ऐसा लगता जैसे वे अपने घर के आंगन में बैठे हों। विक्रम की सूनी आंखों में अब एक बाप जैसा प्यार उमड़ने लगा था। लेकिन यह शांति तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। दिन बीत रहे थे और दोपहर का वो मनहूस वक्त करीब आ रहा था जब भवानी का आगमन होता था। चौथे दिन जब घड्डी की सुइयां 1:45 पर पहुंची, विक्रम के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने काव्या से कहा, बेटी, तू पीछे छुप जा, वो लोग आ रहे हैं। वे इंसान नहीं, जानवर हैं। पर काव्या के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह चुपचाप रसोई में गई और थालियां सजाने लगी। बाहर फिर वही शोर हुआ, वही जीप रुकी और वही काली वर्दी वाला आतंक अंदर दाखिल हुआ। भवानी ने आज आते ही काव्या को देखा। उसकी गिद्ध जैसी नजरें काव्या पर टिक गईं। अरे विक्रम, नई छोकरी रखी है, बड्डी सलीकेदार लगती है। भवानी के साथ उसके हवलदार भी भद्दे ढंग से हंसने लगे। काव्या ने उनकी बातों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वे कोई तुच्छ शोर हों। उसने शांति से खाना मेज पर रखा और खड्डी हो गई। भवानी और उसके गुंडों ने खाना नहीं खाया, बल्कि उसे बर्बाद किया। दाल जमीन पर गिरा दी, रोटियां तोधाकर फेंक दी और गंदी गालियों का अंबार लगा दिया। विक्रम बस कोने में खद्दा होकर ये सब देख रहा था और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ये लोग बस चले जाएं। खाना खत्म हुआ। भवानी डकार लेकर उठी और बिना पीछे मुद्दे दरवाजे की तरफ बरज गई। उसे आदत थी मुफ्तखोरी की, उसे आदत थी डर के राज की।
लेकिन जैसे ही उसका पैर दहलीज पर पड़ा, पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे ढाबे का तापमान गिरा दिया। रुकिए मैडम, आपका बिल बाकी है। ये शब्द नहीं थे, ये उस व्यवस्था के गाल पर तमाचा था जो बरसों से गरीबों को कुचल रही थी। भवानी धीरे से मुद्दी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या कहा तूने? बिल? तू मुझसे बिल मांगेगी? काव्या ने बड्ढी शांति से 808 की पर्ची उसके सामने कर दी। भवानी का पारा 7वें आसमान पर था। उसने अपना हाथ उठाया काव्या को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। काव्या ने भवानी की कलाई को बीच हवा में ही दबोच लिया। भवानी चीखी, गिरफ्तार करो इसे, अभी के अभी इसे ले जाओ और इसकी खाल उधेड़ दो। हवलदार हथकद्दियां लेकर आगे बढ़े। विक्रम जमीन पर गिरकर गिद्दाने लगा। पूरा इलाका गवाह था इस नाइंसाफी का, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। तभी ढाबे के बाहर एक नीली बत्ती वाली बोलेरो रुकी। 2 सादे कपद्धों में अधिकारी अंदर आए। भवानी ने उन पर भी रौब झांधना चाहा, पर जब उन्होंने अपना विजिलेंस सेल का कार्ड दिखाया तो भवानी के चेहरे की हवाइयां उड़े डीएच गईं। उन अधिकारियों ने काव्या की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, मैडम, आपके आदेश तैयार हैं। काव्या ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, काव्या, पुलिस अधीक्षक। ये देखते ही भवानी का वो विशाल साम्राज्य, वो घमंड और वो वर्दी का गुरूर मिट्टी में मिल गया। जो इंस्पेक्टर अभी दहाड़ा रही थी, वो अब काव्या के पैरों में गिरकर अपनी नौकरी की भीख मांग रही थी। पर काव्या की आंखों में दया नहीं, न्याय की ज्वाला थी। उसने साफ कर दिया था कि वर्दी रक्षा के लिए होती है, डकैती के लिए नहीं। भवानी और उसके गुंडों को उसी ढाबे के सामने हथकद्दियां पहनाई गईं जहां वे रोज तांडव करते थे। अन्नपूर्णा ढाबा आज सिर्फ एक भोजन का स्थान नहीं, बल्कि उस क्रांति का प्रतीक बन गया था जिसने ये साबित कर दिया कि सच्चाई की आवाज अगर बुलंद हो तो बड्ढे से बद्धा अन्याय भी घुटने टेक देता है। अन्नपूर्णा ढाबे के उस टूटे हुए काउंटर के पीछे खड्डा विक्रम प्रताप सिंह आज भी उस पल को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। इंस्पेक्टर भवानी का वो आतंक कोई मामूली बात नहीं थी। वह इस शहर के उस कैंसर की तरह थी जो धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को खोखला कर रहा था। पुलिस की वर्दी, जो आम आदमी के लिए सुरक्षा का एहसास होनी चाहिए, भवानी के शरीर पर वह वसूली का एक लाइसेंस बन चुकी थी। भवानी की कहानी सिर्फ एक ढाबे को परेशान करने तक सीमित नहीं थी। इस शहर के हर रेहड़ी पटरी वाले, हर छोटे दुकानदार और यहां तक कि फुटपाथ पर सोने वाले मजबूरों से भी वह हफ्ता वसूलती थी। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि थाने के सिपाही उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। वह अक्सर कहती थी, कानून मेरी जेब में रहता है और इंसाफ मेरी लाठी की नोक पर। जब काव्या ने पहले दिन ढाबे में कदम रखा था तो उसने देखा कि कैसे एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा ढाबा चला रहा है, एक भ्रष्ट अधिकारी के सामने हाथ जोड़े खद्दा रहता है। काव्या के लिए यह सिर्फ एक जांच का विषय नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उसने देखा कि कैसे भवानी के आने पर लोगों के चेहरों का रंग उड्याच जाता है। वह समझ गई थी कि डर का इलाज सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उस डर का सामना करना है। काव्या ने वेट्रेस बनकर जो समय बिताया, उसमें उसने गौर किया कि भवानी सिर्फ पैसे नहीं मांगती थी, वह लोगों की गरिमा को कुचलती थी। वह जानबूझकर गंदा खाना मांगती, लोगों के सामने विक्रम को अपमानित करती और अक्सर बिना वजह किसी को भी थप्पड़ जड्डीच देती। काव्या ने चुपचाप ये सब सहा। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि भवानी को उसकी औकात उस वक्त पता चले जब वह अपने अहंकार के चरम पर हो। वह दोपहर, जब भवानी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आई थी, वह दरअसल काव्या की परीक्षा थी। भवानी ने काव्या को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने काव्या के चरित्र पर उंगली उठाई, उसके काम का मजाक उड़ाया, लेकिन काव्या अडिग रही। वह जानती थी कि आज का सूरज ढलने से पहले इस शहर का एक काला अध्याय खत्म होने वाला है। जब काव्या ने भवानी का हाथ पकड़ा तो वह सिर्फ एक हाथ की पकड़ डीएच नहीं थी, वह उन हजारों मजलूमों की ताकत थी जिन्हें भवानी ने सालों से सताया था।
सोचता है कि एक आईपीएस अधिकारी को वेट्रेस बनने की जरूरत क्यों पड़ी। काव्या, जिसका पूरा नाम काव्या माधवन था, केरल कैडर की एक तेज तर्रार अधिकारी थी जिसका तबादला हाल ही में इस अशांत जिले में हुआ था। ज्वाइन करने से पहले ही उसके पास शिकायतों का अंबार लग गया था। फाइलें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि इंस्पेक्टर भवानी ने पूरे इलाके को अपनी जागीर बना लिया है। काव्या जानती थी कि अगर वह वर्दी पहनकर सीधे रेड मारती तो भवानी सतर्क हो जाती। उसे रंगे हाथों पकड़ रहना और उसके खिलाफ पक्के सबूत जुटाना जरूरी था। इसलिए उसने एक अंडरकवर मिशन का रास्ता चुना। उसने अपने विभाग के केवल 2 भरोसेमंद अधिकारियों को इस मिशन की जानकारी दी और खुद एक साधारण लड़की बनकर अन्नपूर्णा ढाबे पर पहुंच गई। उन 4 दिनों में काव्या ने सिर्फ खाना नहीं परोसा, बल्कि उसने भवानी के खिलाफ एक ऐसी चार्जशीट तैयार की जो कभी अदालत में कमजोर नहीं पड्डी डियच सकती थी। उसने गुप्त रूप से भवानी की अवैध वसूली के वीडियो रिकॉर्ड किए, गवाहों के बयान जुटाए और यह समझा कि भवानी को किन बड्ढे राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। काव्या ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब वह बर्तन साफ करती थी तो वह असल में सिस्टम की गंदगी साफ करने का नक्शा बना रही थी। उसने देखा कि कैसे पुलिस वाले वर्दी की आरडीएच में गुंडागर्दी करते हैं। उसने कसम खाई थी कि वह वर्दी की उस चमक को वापस लाएगी जिसे भवानी जैसे लोगों ने धुंधला कर दिया था। वह रात भर जागकर विजिलेंस सेल के साथ संपर्क में रहती और दिन में एक साधारण वेट्रेस की तरह अपनी थकान छुपाकर ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना देती। उसकी यह तपस्या सिर्फ एक केस जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने के लिए थी। वो पल इतिहास बन गया जब काव्या ने अपनी जेब से अपना असली पहचान पत्र निकाला। उस वक्त भवानी के चेहरे पर जो खौफ था वह उस हर इंसान के लिए सुकून देने वाला था जिसने कभी न कभी पुलिस की ज्यादती सही थी। भवानी के पैर कांप रहे थे, उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। वह औरत जो खुद को इस इलाके की रानी समझती थी, अब एक भीगी बिल्ली की तरह कोने में दुबक रही थी। काव्या ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश देते समय जो भाषण दिया वह आज भी शहर के लोगों की जुबान पर है। उसने कहा, वर्दी तुम्हें ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के डर को खत्म करने के लिए दी गई थी। तुमने उस नमक के साथ गद्दारी की है जिसे इस देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में देती है। विजिलेंस के अधिकारियों ने जब भवानी के घर पर छापा मारा तो वहां से करोड़ों की बेनामी संपत्ति और वसूली के रजिस्टर बरामद हुए। यह सिर्फ भवानी की हार नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो मानती है कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। विक्रम प्रताप सिंह, जो अब तक काव्या को अपनी बेटी मान रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि वह गर्व करे या माफी मांगे। लेकिन काव्या ने उसे गले लगाया और कहा, अंकल, आपने मुझे खाना खिलाया और सिर छुपाने की जगह दी। एक पुलिस वाले के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि उसे जनता का इतना प्यार मिले। उस दिन थाने का पूरा माहौल बदल गया। जो सिपाही भवानी के इशारों पर नाचते थे वे अब डर के मारे अपने दफ्तरों में छिपे थे। काव्या ने स्पष्ट कर दिया था कि अब इस जिले में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा। कोई भी पुलिस वाला अगर किसी गरीब से एक कप चाय भी मुफ्त में पिएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज अन्नपूर्णा ढाबा पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। अब वहां पुलिस की जीपें रुकती हैं, लेकिन वसूली के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ खाना खाने के लिए। अब पुलिस वाले वहां आते हैं, अपना बिल चुकाते हैं और जाते समय विक्रम प्रताप सिंह को सलाम भी करते हैं। यह बदलाव काव्या की वजह से आया था। काव्या अब जिले की एसपी के रूप में अपने दफ्तर में बैठती है, लेकिन वह आज भी महीने में एक बार साधारण कपड़ी डीलों में उसी ढाबे पर जाती है। वह आज भी वही दाल रोटी खाना पसंद करती है। शहर के लोगों के लिए वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक रक्षक है। भवानी जेल में अपनी सजा काट रही है, लेकिन उसकी कहानी अब लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक के तौर पर सुनाई जाती है। विक्रम प्रताप सिंह ने अपने ढाबे की मुख्य दीवार पर एक तस्वीर लगवाई है। उस तस्वीर में काव्या वेट्रेस के लिबास में हाथ में पानी का जग लिए मुस्कुरा रही है। नीचे लिखा है, वर्दी का असली गहना सेवा और ईमानदारी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो,
एक छोटी सी मोमबत्ती भी उसे चीरने की ताकत रखती है। काव्या ने साबित कर दिया कि एक ईमानदार अधिकारी अगर ठान ले तो वह पूरे समाज का चेहरा बदल सकता है। अन्नपूर्णा ढाबे की खुशबू अब दूर दूर तक फैल रही है, और यह खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं बल्कि उस इंसाफ की है जो हर नागरिक का हक है। न्याय की यह लड़ाई आज भी जारी है, क्योंकि हर शहर को एक काव्या की तलाश है और हर गरीब को एक ऐसे ही अन्नपूर्णा ढाबे की उम्मीद, जहां उसे सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी मिल सके।